हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अरस्तु का दास प्रथा संबंधी सिद्धांत, यानी अरस्तु ने दासता या दास प्रथा पर क्या विचार दिया उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है यूनानी समाज में दास प्रथा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दास प्रथा यूनानी नगर राज्य की आवश्यकता थी। दास प्रथा का प्रचलन भी यूनान में ही हुआ था। यूनानी लोग दासों से के स्वामी हुआ करते थे तथा इसके माध्यम से ये भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध करते थे। इस प्रकार यूनानी लोगों का जीवन दास प्रथा पर आधारित था। तो दास, अगर हम यूनान की अगर बात करें, यूनान के जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं वो लोगों को दास बनाते थे और दास खरीद कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे कि काम धंधों में काम करवाना, घर का काम करवाना, महलों का काम कराना, यानी गुलाम जैसी स्थिति इनकी दयनीय हो जाती थी। और इनकी जो यूनानी जो लोग थे, इनका जीवन दास प्रथा पर ही निर्भर था। विद्वानों का मानना था कि दास प्रथा के कारण ही यूनानी लोगों के पास इतना समय था कि वे राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां करें। तो जब यूनानी जो लोग थे, अगर सारा काम ही दास उनके करेंगे, गुलाम करेंगे, तो जो मालिक होते थे उनके गुलाम के, वो तो खाली बैठ जाते थे, उनका काम खत्म हो जाता था। इसलिए वो खाली टाइम पे अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां करते थे। अरस्तु एक राजनीतिक विचारक था, इसलिए उसने दास प्रथा के संबंध में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। यूनानी होने के कारण वे दास प्रथा का समर्थन करता था, इसलिए उसने दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया और इन्होंने दासों को बिल्कुल स्वाभाविक माना। अरस्तु के दासता का अर्थ देखते हैं। अरस्तु के अनुसार दास परिवार का ही अंग होता है। वे व्यक्ति जिसका स्वयं का स्वामित्व नहीं होता और यहाँ तक कि उसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अरस्तु ने दास कहा है। तो आपको पता है, जो गुलाम जो लोग होते हैं वो ना तो अपनी बुद्धि चलाते, ना ही वो कुछ सोचते हैं। जैसा मालिक का ऑर्डर होता है वो वैसा ही कर लेते हैं। यानी जो दासों के स्वामी जो होते हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उनके पर अपनी प्रभुसत्ता रखते हैं, जिसके आधार पर दास अपने मालिकों के आदेशों का पालन करते हैं, अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करते। अरस्तु के अनुसार राज्य गृह स्त्रियों के सहयोग से बनाए, ये तो बात फैक्ट है। घर जो बना है परिवार वो स्त्रियों के सहयोग से, और दास गृहस्थी का एक अंग है। अतः दास को समझने के लिए गृहस्थी को समझना जरूरी है। आपको पता है कि दास को गृहस्थी यानी परिवार का अंग क्यों मानते हैं? क्योंकि जैसे जैसे स्त्रियां और पुरुष घर के कार्य विधियों में भाग लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो दास जो होता है वो भी भाग लेता है। जैसे कि एक महिला घर में रहकर खाना वाना पकाती है, सफाई करते है, ठीक उसी प्रकार से दास भी वही काम करता है। अगर हमारा जो गुलाम है, अगर घर में कोई पार्टी होती है तो उस पार्टी का हिस्सा गुलाम भी बनता है। जो हम खाते हैं वो गुलाम खाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो करता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए हम गुलामों को अपनी अपनी फैक्ट्री में काम करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुलामों का जो मालिक है वो गुलामों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इसलिए हमने दासता को एक गृहस्थी का जीवन और परिवार का ही अंग माना है। बात करते हैं दासता का औचित्य। दासता क्यों जरूरी है? दासता प्राकृतिक है, ये तो बात फैक्ट है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति ने सभी को एक समान बनाया है। इस असमानता के कारण मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बन जाते हैं। इस प्रकार दासता जन्म से ही दास होते हैं और स्वामी जन्म से ही स्वामी होते हैं। तो दास वही लोग बनते हैं जो बचपन से ही बुद्धिहीन होते हैं, यानी उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती, और जो व्यक्ति जिनके पास बुद्धि होती है वो स्वामी बन जाते हैं। तो इस तरह से जो दास प्रथा होती है वो प्रकृति होती है, यानी ईश्वर ने उनको बुद्धिहीन बनाया तो इसलिए वो दास बन गए। दास प्रथा दोनों के लिए उपयोगी, ये तो आपको पता है। दास व्यक्ति अपने मस्तिष्क का स्वामी नहीं होता, शरीर का नहीं होता, तो उसके पास नौकरियां नहीं होती। तो अब वो दास जो होता है वो किसी मालिक का अगर गुलाम बनता है, अगर वो घर का कोई काम करता है तो एक तरह से वो भी घर का ही सदस्य माना जाएगा। घर की जो सारी फैसिलिटी उसे मिलेगी। इसलिए दास प्रथा, इससे दास अपना जीवन भी यापन कर लेते हैं और जो मालिक होता है मालिकों की ज़रूरतों को भी दास पूरा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दास प्रथा दोनों के लिए, मालिक के लिए भी क्योंकि मालिक का काम दासों से निकल रहा है, और जबकि दासों के लिए इसलिए क्योंकि दासों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, घर मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है। इस तरह से ये दास प्रथा जो होती है दोनों के लिए उपयोगी है। दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार
अरस्तु के नैतिक दृष्टि से भी दासता को उचित मानता है। अरस्तु के अनुसार स्वामी और दास के नैतिक स्तर में अंतर होता है। स्वामी सर्वगुणी होता है और दास गुणहीन, यानी जो स्वामी मालिक होता है वो उसके अंदर सारे गुण होते हैं, जबकि दास जो होता है वो उसके पास कोई गुण नहीं होता। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वे दास के प्रति दयालु और प्रेम का पालन करें। अतः दोनों का व्यवहार अपनी अपनी जगह नैतिक होता है। इस प्रकार दास प्रथा नैतिक होती है। तो दास प्रथा जो है नैतिकता का आधार बना है। संपूर्ण समाज के हितों में जी दास प्रथा जो होती है समाज के संपूर्ण हितों में जरूरी होती है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा स्वामी और दासों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की दृष्टि से उचित भी माना है। इसके अनुसार दास प्रथा के माध्यम से योग्य लोगों को घरेलू कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम दास बना लेते हैं तो जो दासों के मालिक है वो फ्री हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं और वे निश्चित होकर समाज के हितों के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं। दास जो काम अब मालिक करता था पहले, अब वो दास कर रहा है, तो इसलिए मालिक खाली हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का। यूनानी नगर राज्यों में दासता अत्यंत महत्वपूर्ण थी और नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था दासों पर आश्रित थी। ऐसी अवस्था में यदि दास को समाप्त कर दिया जाए तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो समाज में पहले प्राचीन काल में नगर राज्यों में यूनान के अंदर जो भी काम होते थे वो सब दासों के द्वारा होते थे। अगर दास नहीं करता था तो समझ लो अर्थव्यवस्था भी रुक जाती थी और राज्य का संतुलन बिगड़ जाता। अतः अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए दास प्रथा को उचित माना। ये हमारे कहते हैं। अब बात करते हैं युद्ध का आधार। आपको पता है कि अगर युद्ध हो रहा है और युद्ध के अंदर अगर सेना की कमी हो गई तो उसमें हम अपने दासों को खरीद के भी सेना में भर्ती करके उनको युद्ध के लिए भेजते थे। इसलिए युद्ध का आधार भी हमारे दासों से, क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी युद्ध होते थे वो उनमें जो दास होते थे स्थानीय दास उनको युद्धों में आगे रखा जाता था और ये युद्ध जो गतिविधियाँ होती थी इनमें दास का ही महत्वपूर्ण योगदान होता था। अब दासता के प्रकार है तो अरस्तु ने दासता को दो प्रकार के दास, एक तो स्वाभाविक दास होता है जो अयोग्य बुद्धिहीन होता है और जो अपने निर्णय नहीं ले सकता, यानी वो जन्म से ही अयोग्य है, वो अपने ने कोई अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, तो वो स्वाभाविक दास होता है। और दूसरा वैधानिक दास वो दास होता है जो कानून के द्वारा, जैसे उदाहरण देता हूँ कि अगर एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करा तो उस राज्य के नागरिकों को हमने गुलाम बना लिया, अब उन गुलाम को अपने पास रखता, तो उसे कहते हैं वैधानिक दास। यानी युद्ध क्षेत्र में या युद्ध के द्वारा दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाना ही वैधानिक दास होता है। दास प्रथा की सीमा है कुछ, जैसे कि दास प्रथा ना कि प्राकृतिक है ना कि वंश परंपरा आधारित। दूसरा स्वामी को दास के प्रति अत्याचार या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने बोला स्वामी जो है वो दासों के प्रति क्रूर व्यवहार कर सकता है, लेकिन इस बात को आलोचकों ने स्वीकार नहीं करा। स्वामी को चाहिए कि वे दास को वचन दे कि अच्छा कार्य करने के पर दास को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई शर्त या कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। दासों से वही कार्य कराने चाहिए जिन्हें करने के लिए वे क्षमता रखता है। यानी दासों से हम हर प्रकार का काम लेते हैं, चाहे वो दास के बलबूते पे हो या ना, दास करे या ना करे, क्या कर सकता है ना कर सकता हो, तो लेकिन यहाँ पर दासों से वही कर्म करने चाहिए, यानी दासों से प्रति मीठा बोलना, प्यार से बोलना, उसकी आवश्यकताएं पूरा करना, और वे क्षमता रखता है अपना। तो ये हमारा जो था दास प्रथा के ऊपर था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।